सभी विजेताओं को मेरा सलाम। मेरा नाम है दिनेश गौतम। आपका स्वागत है नवनिर्माण एकेडमी में। जीके के 25 क्वेश्चंस लेकर मैं तैयार हूं आज की 14वीं वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में हमने अभी तक 13 वीडियोज बना दी हैं, जिनमें हर 13 वीडियो में 25 क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है। अगर आप नए हैं तो वहां पे सारी 13 वीडियोज 1 बाय 1 जाकर आप देख सकते हैं। उनके नोट्स बनाइए और उनको आप तैयार करते रहिए। आपको डेफिनेटली परीक्षाओं में मदद मिलेगी। इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कम से कम 10 बार परीक्षाओं में आ चुके हैं। आज की वीडियो में हम लगभग 100 क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे 25 क्वेश्चंस की मदद से। चलिए तो शुरू करते हैं। हम यहाँ से 1 से लेकर 15 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और यहाँ से 16 से लेकर 25 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह ज्यादा है इसलिए हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। जरा गौर से देखिए और इस प्रश्न की तरफ देखिए। नीचे लिखा हुआ है फुटबॉल के कप का नाम। तो ये चीज आप लिस्ट बना लेना। पहली बार मैंने इस तरीके के फुटबॉल के कप आदि अपनी वीडियो में शामिल किए हैं दोस्तों। तो देखिएगा फुटबॉल के कप हैं, आप नाम लिख लेना। ये है डूरंड कप, ये है रोवर्स कप और ये है संतोष ट्रॉफी। तो याद रखना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, याद रखना है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। इसी प्रकार से क्रिकेट की 2 ट्रॉफी मैंने लिखी है, रणजी ट्रॉफी और दलीप ट्रॉफी। ये दोनों देखना, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, रणजी और दलीप ट्रॉफी दोनों की दोनों क्रिकेट से हैं। इसी तरीके से बैडमिंटन नारंग कप और चड्ढा कप। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से एक क्वेश्चन में हमने 7 चीजों को कंप्लीट किया है। और इसीलिए मैं बताता हूँ आपको कि हमारी एक वीडियो में कम से कम 100 क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा 200 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाता है। तो इसे मिटा देते हैं। एक और है, ऊपर कप लिखा हुआ है, एक और कप आ गया यहाँ पर। राइडर कप का संबंध किस खेल से? देखिए राइडर कप का संबंध है गोल्फ से। राइडर कप का संबंध है गोल्फ से। इसे मिटा देते हैं। गोल्फ के बारे में ज्यादा चीजें नहीं बतानी। देखिए राजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? देखिए राजा रणजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर। जरा देख लीजिए गौर से। राजा रणजीत सिंह जो है सिख धर्म के राजा थे और इनका जो ये पंजाब के राजा थे, याद रखना है, ये पंजाब के राजा थे। पंजाब के राजा। इस समय भारत आजाद हो चुका है, परंतु आजाद होने से पहले पंजाब एक बहुत बड़ा राज्य था जिसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में जा चुका है। आजादी से पहले की बात है, जब अंग्रेज थे तो राजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। इनकी जो राजधानी थी वो लाहौर थी। इनकी जो समाधि है, राजा रणजीत सिंह की जो समाधि है वो भी लाहौर में है। और एक क्वेश्चन इनके बारे में पूछा जाता है, इनके मिसल का नाम क्या है? इनके मिसल का नाम था शुक्रचर्या। ये याद रखना है आपको, शुक्रचर्या। मिसल का मतलब आप एक तरीके से समझा लगा सकते हैं कि वंश का नाम या जाति का नाम लगा सकते हैं। पंजाबियों में जाते कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कैटेगरी वाइज। तो इनके मिसल का नाम था शुक्रचर्या मिसल। और एक और बात है, इनके पास कोहिनूर हीरा भी रहा था। कोहिनूर हीरा भी इनके पास रहा था। कोहिनूर हीरा से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलो इसे मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। राजा रणजीत सिंह के बारे में जानकारी होती है। आप देख लीजिए फ्रीज का तापमान कितना रखा जाता है? फ्रीज का तापमान रखा जाता है 4 डिग्री सेल्सियस। याद रखना, वैसे अगर आप इंटरनेट पर जाएंगे तो आपको कई सारे तापमान मिलेंगे, परंतु सही बात यही है कि पेपरों में एसएससी ने भी पूछा है, रेलवे ने भी कई पूछा है, उसने 4 डिग्री सेल्सियस लगाया है कि जो फ्रिज में तापमान है, जो घरों में फ्रिज होता है उसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। तो फ्रिज में यूज की जाने वाली गैस का नाम क्या है? फ्रिज में जो गैस यूज की जाती है उसका नाम है फ्रीऑन। फ्रिज के पीछे एक जाल सा होता है, वो कुंडली होती है। वो किस धातु की होती है? तो फ्रिज में पीछे की तरफ तांबे की कुंडली होती है, जिन्हें जालियां कहते हैं। जो नली होती है उनमें फ्रीऑन गैस भरी होती है। कभी कभी फ्रिज में अमोनिया गैस का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन अमोनिया गैस का बड़े प्रयोग बड़े स्तर पर बर्फ बनाने के लिए तथा कोल्ड स्टोरेज में किया जाता है। ऐसी बात भी आपको याद रखनी। कई सारी चीज बताई मैंने फ्रिज के बारे में। चलो और आगे बढ़ते हैं। देखिए आयोडीन कहाँ से निकलता है? आयोडीन जो है थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? हमारे गले में होती है। और इसका काम क्या है? थायराइड ग्रंथि का काम क्या है? थायराइड ग्रंथि से का काम है थायरॉक्सिन, एक हार्मोन होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण करना, ये काम है थायराइड ग्रंथि का। इसकी कमी से, आयोडीन की कमी से एक रोग हो जाता है,
जिसको कहते हैं घेंघा रोग। बड़े प्रसिद्ध क्वेश्चन है, इसे मिटा देते हैं। चलिए, घेंघा रोग हो जाता है इसकी कमी से। देखो आगे क्वेश्चन देख लीजिए। आगे क्वेश्चन ये, हैंडसाम किसके दरबार में भारत आया था? हैंडसाम जो है हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। हैंडसाम कहाँ से आया था? हैंडसाम चीन से आया था। हैंडसाम का भारत आने का उद्देश्य क्या था? ठीक है, पहली बात देखिए, हैंडसाम कौन था? ये एक चीनी यात्री था, ये एक चीनी यात्री था। अब बात है कि ये भारत में क्यों आया था? ये भारत में आया था बच्चों, ये भारत में आया था बौद्ध धर्म के का अध्ययन करने के लिए। बौद्ध धर्म का अध्ययन करना था इसे, बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया था। याद रखना है, नालंदा विश्वविद्यालय। अगली बात करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? इसे बनवाया था कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त कौन से वंश का राजा था? कुमारगुप्त गुप्त वंश का राजा था, ऐसा भी आपको याद रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया था। इसके कुछ उपनाम हैं, यात्रियों में राजकुमार। इसके उपनाम लिख लीजिएगा, कौन कौन से नाम हैं? उपनाम है यात्रियों में राजकुमार, इतिहास में इसे कहा गया यात्रियों में राजकुमार। नीति का पंडित कहा गया है। और क्या नाम है इसका? इसका नाम है नीति का पंडित। और क्या नाम है इसका? वर्तमान शाक्यमुनि। इसका नाम है वर्तमान शाक्य मुनि, इसका नाम है। हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हर्षवर्धन कौन था? हर्षवर्धन जो है वर्धन वंश का राजा था। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की दो राजधानियां थी। एक तो राजधानी थी हर्षवर्धन की थानेश्वर, और दूसरी राजधानी थी हर्षवर्धन की कन्नौज। इस बात का भी याद रखना है, कन्नौज उसकी राजधानी से थी। हर्षवर्धन की, ये वर्धन वंश का राजा था। ऐसा भी माना जाता है कि भारत में जो है अंतिम हिंदू शासक कौन था? भारत में अंतिम हिंदू शासक माना जाता है हर्षवर्धन। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली बात में करते हैं, और एक बात और लिख लेना, हर्षवर्धन कौन से धर्म को मानता था? हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को मानता था। आगे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 19 में, अणु क्या होता है? वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र रह सकता है। ठीक है, अणु क्या होता है? वह है छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र रह सकता है, इसे अणु कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे परमाणु। परमाणु क्या? ठीक है, परमाणु क्या होता है? यहाँ पर एक बात और देख लीजिए, परमाणु क्या होता है? परमाणु, ठीक है, वह है छोटे से छोटा कण, वह है छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र नहीं रह सकता, जो स्वतंत्र नहीं रह सकता, ये स्वतंत्र नहीं रह सकता, बट वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे परमाणु कहते हैं। एक होता है अणु। अणु वह होता है वह छोटे से छोटा कण है जो स्वतंत्र रह सकता है, ये स्वतंत्र नहीं रह सकता है। ये परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता है, ये स्वतंत्र रह सकता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन सब के सब ऐसे क्वेश्चन है जो पेपरों में कम से कम 10 बार पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मतलब है, जी का मतलब क्या है? यहाँ पर जी का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण। जी का मतलब हुआ गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जो है पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। जरा इसके बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी के नीचे जाने पर, याद रखना है, नीचे जाने पर, पृथ्वी के नीचे जाने पर यह घटता है। तो इसका उल्टा भी सही होगा कि ऊपर जाने पर यह बढ़ता है। ठीक है, तो ध्रुवों पर यह अधिकतम होता है, ध्रुवों पर यह अधिकतम होता है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर यह जी का मान शून्य होता है। ठीक है,
और क्या है, और क्या है, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर निम्नतम होता है, निम्नतम होता है, ठीक है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है तथा विषुवत रेखा पर इसका मान निम्नतम होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बहुत बार। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर, घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घटेगा, तो बढ़ने पर जी का मान घटेगा। देख लीजिए जी का मान घटेगा हमेशा। आगे बढ़े यहाँ से आगे जरा देख लीजिए इसको, बोर्ड की तरफ क्या लिखा हुआ है, जी का मान घटेगा, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घटता चला जाएगा। इन सभी प्रश्नों की लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट बनाकर इन सभी प्रश्नों को बार बार रटते रहिए। यदि आप भूल जाएं तो समझ लेना अभी रटने की और जरूरत है। जितने रिवीजन आप करोगे, बार बार करोगे, उतनी देर तक तुम्हारे दिमाग में चीजें रुकेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है, यह वोल्टता को स्थिर करता है। पहली बात, वोल्टता को स्थिर करता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है, ये एसी धारा पर काम करता है, एसी धारा पर काम करता है, ठीक है, एसी धारा पर काम करता है। इतना ही समझना है। जो हमारे घरों में बिजली आती है, ट्रांसफार्मर उसे 11,000 की वोल्टता से लेकर नीचे लाकर हमें भेजता रहता है ट्रांसफार्मर। चलो ठीक है। और एक क्वेश्चन और आता है कि ट्रांसफार्मर का जो क्रोड है किस लोहे का बना होता है, ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहे का बना होता है, क्रोड का होता है, ठीक है। यहां से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो खरीफ की फसल है वो कब बोई जाती है, देखो खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में इसको काट लिया जाता है। तथा खरीफ की फसल कौन कौन सी फसल होती है, धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, ठीक है। धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार और बाजरा, ये सब की सब जो फसल है, ये सब की सब फसल जो है ये खरीफ की फसल है। इसे काट देते मिटाने से अब इधर आ जाएंगे हम लोग। चलिए खरीफ की फसल हमने कर ली, यहाँ से आगे एक दिन हमने रबी की फसलें भी करवा दी थी, आपको याद करिएगा तो मुझे लिखकर बताइएगा कि रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है, किस महीने में काटी जाती है, तथा ये और बताइएगा रबी की फसल के बारे में। मुझे रबी की फसल के 2 उदाहरण लिखकर और भेजिएगा। चलो यहाँ से देख लेते हैं। सीसा वायु में जहरीला पदार्थ है। सीसा के बारे में बता देता हूँ। देखिए वाहनों का जो धुआं होता है, वाहनों के धुएं में सीसा होता है जो जहरीला पदार्थ है। यह मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि मोटर वाहनों में जहरीला पदार्थ क्या होता है, तो उसका उत्तर होता है वो मोटर वाहनों में जहरीला पदार्थ होता है सीसा। चलो देखते हैं, ये मिटा देते हैं यहाँ से, राइट। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये 14वां, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो देख लीजिए मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। और कहाँ पर हुई थी, ढाका में। ये बात खत्म हो गई, इतना ही समझना है मुस्लिम लीग के बारे में। आगे देख लीजिए भारत में हरित क्रांति। देखिए भारत में जो हरित क्रांति है वो कब आई, देखो भारत में हरित क्रांति 1963-64 में शुरू हुई थी और दूसरी हरित क्रांति 1983-84 में शुरू हुई। याद रखना है भारत हरित क्रांति नंबर 1 और हरित क्रांति नंबर 2। भारत में 2 हरित क्रांतियों की शुरुआत की गई। हरित क्रांति का मतलब तो भारत में उपज ज्यादा नहीं हो रही थी फसलों की, इसलिए भारत में नए बीजों पर बल दिया गया तथा उर्वरक के अधिक उपयोग पर, फर्टिलाइजर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पर बल दिया गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, MS स्वामीनाथन। बात खत्म हो गई। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई, 1963-64 में। भारत में दूसरी हरित क्रांति कब शुरू हुई, 1983-84 में। एक और बात है कि पूछा जाता है कि हरित क्रांति में जो बीज मंगाए गए थे, गेहूं के बीज कहाँ से मंगाए गए थे, तो हरित क्रांति में जो बीज मंगाए गए थे मैक्सिको से बीज मंगाए गए थे। और हरित क्रांति का सबसे अधिक लाभ किसको हुआ, तो सबसे अधिक लाभ जो है गेहूं की फसल को हुआ। सबसे अधिक लाभ गेहूं की फसल को हुआ और धान की फसल को दूसरे स्थान पर लाभ हुआ। धान को भी फायदा हुआ था परंतु गेहूं को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। तीसरी एक और बात समझनी है कि
भारत में जो है हरित क्रांति का लाभ सबसे ज्यादा किन प्रदेशों को हुआ? देखिए प्रदेशों की अगर बात करें हम, सबसे ज्यादा किन प्रदेशों को हुआ था? तो पंजाब और हरियाणा। पंजाब हरियाणा ये पूरे 2 प्रदेश हो गए। और एक और लिख सकते हैं आप, पश्चिमी यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अधिक फायदा हुआ। हरित क्रांति के बारे में ये भी माना जाता है कि हरित क्रांति की कुछ लिमिटेशंस थी, क्योंकि हरित क्रांति ने पूरे देश में बदलाव नहीं लाया, जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्य जो थे। तो हम ये कह सकते हैं कि हरित क्रांति थी उसका लाभ जो है कुछ ही राज्यों को हुआ। सबसे ज्यादा लाभ पंजाब हरियाणा को हुआ। सबसे ज्यादा 2 फसलों को हुआ, गेहूं और धान। इसका तिलहन तक लाभ नहीं पहुंचा। इसमें जो बीज मंगाए गए थे मैक्सिको से मंगाए गए थे, जो अच्छी उपज देते थे। इसमें जो बल दिया गया था अच्छे बीजों के प्रयोग पर तथा फर्टिलाइजर अर्थात उर्वरक के अधिक उपयोग पर बल दिया गया था। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन थे इसके जनक। 1963-64 में पहली हरित क्रांति हुई। 1983-84 में भारत में दूसरी हरित क्रांति लाई गई थी। तो इस तरीके का अध्ययन कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लेना तथा नोट्स भी बना लेना ठीक से, क्योंकि ये चीज़ें बार बार नहीं आती हैं। पता नहीं अगली वीडियो में कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाएंगी। चलो मिटा देते हैं, इसे मिटा दिया हमने, इसे मिटा दिया। तो अब आगे देख लीजिए कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है? भारत में कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? देखिए भारत में कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होती है। तो यहाँ पे बात आ गई राष्ट्रपति की। तो आपको समझना है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा। कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 52 में दिया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अगली बात, राष्ट्रपति की मदद के लिए, राष्ट्रपति की मदद के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मदद के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद की मदद से करेगा। और मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा, मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा वो होगा भारत का प्रधानमंत्री। और सारी की सारी जो शक्तियां हैं, कार्यपालिका की जो सारी की सारी शक्तियां हैं, उनका उपयोग मंत्री परिषद ही करती है। ये है जो भारत में अपनाई गई है कार्यपालिका। भारत की कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी? भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। और संसदीय व्यवस्था का रूप क्या है? ये है कि इसमें राष्ट्रपति को जो कार्यपालिका शक्ति का प्रधान बनाया गया है, परंतु राष्ट्रपति के हाथों में केवल सांकेतिक कार्यपालिका शक्तियां हैं। संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग मंत्रिपरिषद करती है, अर्थात प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रपति किसी भी कार्यपालिका शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं। और ये संशोधन कर दिया गया है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग केवल और केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। जो मंत्रिपरिषद कहेगी उसी के आधार पर राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग करेगा। इस तरीके की संसदीय व्यवस्था भारत में अपनाई गई है। चलो मिटा देते हैं इसे। आपने समझ लिया होगा इस बात को, इस बात की उम्मीद है। यदि आपने इस बात को ठीक से समझ लिया है तो मुझे बता दीजिएगा अनुच्छेद 56 में क्या है, आप मुझे लिख कर भेजिए। आप मुझे बता रहे हैं कि अनुच्छेद 56 में क्या है, आप मुझे बता रहे हैं कि अनुच्छेद 61 में क्या है, और आप मुझे बता रहे हैं कि अनुच्छेद 75 में क्या है। देख लेना, आप 3 प्रश्नों का जवाब अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 75 के बारे में लिख कर भेजना है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे है, जरा आप इस बात को गौर से देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो देख पा रहे होंगे आप, अगला क्वेश्चन है एक गैलन में कितने लीटर होते हैं। जरा देखो, एक गैलन में होते हैं 3 देख लीजिए आप, 3 ये वाला लिखा हुआ है 3.785 लीटर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आगे हेमेटाइट क्या है, हेमेटाइट का संबंध किससे है, या हेमेटाइट किसका अयस्क है। हेमेटाइट किसका अयस्क है, हेमेटाइट लोहा, हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। ग्रेफाइट किसका अयस्क है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का अयस्क है। कार्बन, ग्रेफाइट का संबंध कार्बन से है। और एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट का संबंध किससे है, इसका संबंध है कोयला से। एंथ्रेसाइट का संबंध है कोयला से। बात खत्म हो गई, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एंथ्रेसाइट का संबंध किससे है, एंथ्रेसाइट का संबंध है कोयला से। देखिए आगे लिखा हुआ है मैंग्रोव वनस्पति क्या होती है। मैंग्रोव वनस्पति वह वनस्पति होती है जो दलदली मृदा में उगती है। देखिए थोड़ा सा और बता देता हूं मैं, जो मैंग्रोव वनस्पति है ना, जो मैंग्रोव वनस्पति है ना, ये मैंग्रोव वनस्पति में लिख लीजिए, इसका जो विस्तार है,
विस्तार दलदली मिट्टी में, देखिए सब मैं बता देता हूँ, इसका जो विस्तार है 25 डिग्री उत्तर से लेकर 25 डिग्री दक्षिण तक ग्लोब में पाई जाती है। ठीक है, यहीं पर लिखा हुआ दलदली मृदा में पाई जाती है मैंग्रोव वनस्पति तथा मीठे एवं खारे पानी के मिश्रण में, मीठे एवं खारे पानी के मिश्रण में ये पाई जाती है। मीठे और खारे पानी के मिश्रण में ये वनस्पति पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। भारत में जो है मैंग्रोव वनस्पति जो है वहां पर पाई जाती है जहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलकर मिलकर जो डेल्टा बनता है, जिसे कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पति पाए जाने का स्थान है सुंदरवन डेल्टा। बात खत्म हो गई, इतना ही समझना है। तो आपको अगर ये समझना है कि इसका विस्तार क्या होता है, तो इस पर मैं ग्लोब में आपको बता देता हूँ। ये जो है हमारे पास, ये जो है ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 25 डिग्री उत्तर और भूमध्य रेखा के दक्षिण में 25 डिग्री दक्षिण का जो स्थान है, ये जो स्थान है इसमें पाई जाती है मैंग्रोव वनस्पति, क्योंकि यहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सूर्य की किरणें यहाँ तक सीधी पड़ती हैं, भयंकर बारिश होती रहती है। ऐसा होना जरूरी है मैंग्रोव वनस्पति पाए जाने के लिए। जो चीज़ें मैंने बताई है, ये क्षेत्र है, इसी को उपोष्णकटिबंध तथा उष्णकटिबंध कहते हैं। यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती रहती हैं। चलिए तो आगे देख लीजिए सर, एक चीज और लिखी हुई है, इको टूरिज्म क्या होता है। इको टूरिज्म में प्राकृतिक जो क्षेत्र है वहां की यात्रा करना इको टूरिज्म कहलाता है। टूरिज्म का मतलब है यात्रा करना, इको टूरिज्म का मतलब है इकोसिस्टम की टूरिज्म, अर्थात प्राकृतिक क्षेत्रों की यात्रा। भारत में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? देखिए, भारत में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को भारत में सबसे बड़ा दिन होता है। तथा सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन कब होता है? ये होता है 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, ये भी लिख लिया होगा। 23 सितंबर को, देखिए एक और चीज है 23 सितंबर, एक तो होता है 23 सितंबर, एक होता है 21 मार्च। 21 मार्च को रात और दिन बराबर होते हैं, रात और दिन बराबर होते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं वसंत विषुव, वसंत विषुव, और इसको कहते हैं शीत विषुव। ये सितंबर और 21 मार्च, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शरद विषुव। ये है शरद विषुव, शरद विषुव, और ये होता है वसंत विषुव, वसंत विषुव। और मैंने एक दिन लिखवाया था विषुव क्या होता है। विषुव को कहते हैं इक्विनोक्स, और विषुव का मतलब है संपूर्ण पृथ्वी पर जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तब इसे क्या कहते हैं? विषुव कहा जाता है या इक्विनोक्स कहा जाता है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, और थोड़ा सा यदि समझना है इसके बारे में तो एक डायग्राम बनाया जा सकता है। ग्लोब बना लेते हैं, ग्लोब के बाद हम यहाँ पर बनाते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तर तथा नीचे की तरफ 23.5 डिग्री दक्षिण। जरा देख लीजिए, 23.5 डिग्री उत्तर तथा 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ। तो ऊपर जो है कर्क रेखा है और नीचे जो है मकर रेखा है। ये है कर्क रेखा, कर्क रेखा आपने सुना होगा। ये ऐसी रेखा है जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है तथा यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये है मकर रेखा। ये रेखा कौन सी है? मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री दक्षिण है। तो
इसके बारे में कहा जाता है कि सूर्य कभी भी ना तो इस रेखा के ऊपर जाता है ना कभी इस रेखा के नीचे जाता है, अर्थात सूर्य हमेशा इन रेखाओं के बीच में घूमता रहता है। और यहाँ पर जो 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 ये रेखा है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, यहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती रहती हैं, इसलिए यहाँ पर भयंकर बारिश होती है। लेकिन जून के महीने में सूरज भारत के बिल्कुल ऊपर होता है और यहाँ पर कर्क रेखा में अर्थात भारत के बीचों बीच में सूरज 21 जून को बिल्कुल ऊपर होता है और वहां पर सूर्य की जो किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है तथा उस दिन गर्मी भी भयंकर होती है उस दौरान और दिन भी सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा दिन वहां पर होता है जहां पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, सबसे छोटा दिन वहां होता है जहां पर सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा तिरछी पड़ती हैं। तो उसी दिन मकर रेखा की तरफ जाकर सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर मकर रेखा पर 21 जून को ही सबसे छोटा दिन होता है। उल्टी स्थिति में आ जाते हैं जब जाड़ों के दिनों में सूरज इधर आ जाता है, तो जाड़े के दिनों का मतलब है दिसंबर में, है ना, 22 दिसंबर में। तो सूर्य इस रेखा पर होता है और मकर कर्क रेखा से बहुत ज्यादा दूर होता है, सूर्य यहाँ पर होता है। अब कर्क रेखा बहुत दूर है, वहां पर सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं। जहां पर हम लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर सबसे छोटा दिन होता है, इसलिए चलिए बात करते हैं। बढ़ गई कई सारी चीजें मैंने बता दी, कर्क रेखा, मकर रेखा और सबसे छोटा दिन सबसे बड़ा दिन को बता दिया। और हमने बता दिया है एक और चीज जिसके बारे में कि संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर कब होती है। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। देखो बिना मिट्टी के पौधे उगाने की जो विज्ञान है, जो क्रिया है, उसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अमुक्त माल्यद एक किताब है, बड़ी प्रसिद्ध किताब है, क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाता रहता है, इसी में मिटा देता हूं, देख लीजिए। एक किताब है अमुक्त माल्यद। ये जो किताब है अमुक्त माल्यद जो किताब है, इसके लेखक कौन है, कृष्णदेव राय। ठीक है, इसकी भाषा क्या है, इसकी भाषा है तेलुगु। ठीक है, कृष्णदेव राय की एक और प्रसिद्ध पुस्तक है, कृष्णदेव राय की एक और प्रसिद्ध पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है जाम्बवती कल्याणम। और ये कौन सी भाषा में लिखी थी उन्होंने, ये लिखी थी उन्होंने संस्कृत भाषा में। तो ये दोनों पुस्तकें हैं, ये अमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय की पुस्तक है, याद रखना है। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे, मुझे लिखकर भेजिए, ओके। और जाम्बवती कल्याणम इन्होंने संस्कृत में लिखी और अमुक्त माल्यद को इन्होंने तेलुगु भाषा में लिखा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये बात तो पूरी हो गई। और देखिए CO2 आग बुझाने का काम आती है, याद रखना है। ऑक्सीजन जो है आग जलाने में मदद करती है, परंतु ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती है। लेकिन बिना ऑक्सीजन की मदद लिए आग कभी जल नहीं सकती। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जब कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर डाल दी जाती है जहां पर आग लगी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर एक कंबल की तरह कवर बना लेती है, वहां तक ऑक्सीजन को नहीं जाने देती है, उससे ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है तथा वहाँ ऑक्सीजन न जाने की वजह से आग अपने आप बुझ जाती है। इसलिए CO2 आग बुझाने का काम आती है। संसार में सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है, ये हम बता देते हैं। संसार में सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग, ठीक है, तो ये था जी संसार में सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर क्यों एक सबसे व्यस्त मार्ग है, याद रखना है। देखो ऐसे समझ लीजिए, उत्तरी अटलांटिक महासागर वाला जो क्षेत्र है। अब एक बात है, अटलांटिक महासागर, कई बार मैंने लिखवाया अटलांटिक महासागर का जो आकार है वो S के आकार का है। यह पृथ्वी का 1/6 हिस्सा घेरता है। और इसके बारे में क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये उत्तरी अटलांटिक महासागर किस किस के बीच में है, ये है उत्तरी अमेरिका, आप मैप पर देख लेना जाकर, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में। उत्तरी अमेरिका और यूरोप को अलग करता है अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पर जो जहाजों का आवागमन किसके बीच होता है, USA, कनाडा, ये उत्तरी अमेरिका के देश हो गए, तथा यूरोप के कंट्रीज। तो और क्या समझ सकते हैं
यूएसए और कनाडा का पश्चिमी भाग, यूएसए और कनाडा का पश्चिमी भाग, जैसे भारत का है दक्षिणी भाग, भारत का दक्षिणी भाग कौन सा है, जिधर केरल है, कर्नाटक है और तमिलनाडु वो दक्षिणी भाग है। इसी तरह यूएसए और कनाडा का पश्चिमी भाग तथा यूरोप का पूर्वी भाग, आप मैप देखेंगे तभी समझ में आ पाएगा। इसको यूरोप के पूर्वी भाग को तथा यूएसए और कनाडा के पश्चिमी भाग के बीच में है उत्तरी अटलांटिक महासागर, यहीं पर जहाजों का आवागमन होता है और सबसे ज्यादा व्यस्त समुद्री मार्ग है। आगे देखेंगे, इसे हमने मिटा दिया है। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। जंग लगना क्या है, जंग लगना ऑक्सीकरण की भी क्रिया है, ये ऑक्सीकरण की क्रिया है। पहले जमाने में प्रश्न में पूछा जाता था कि जंग लगने से क्या लोहे का वजन बढ़ जाता है, बिल्कुल, जंग लगने के कारण लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, लोहे को जंग से बचाना है, लोहे को जंग से बचाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, उस पर तेल लगा सकते हैं, उस पर पेंट कर सकते हैं, ठीक है, तेल लगा सकते हैं, उस पर पेंट कर सकते हैं और उस पर यशद लेपन कर सकते हैं। यशद लेपन भी किया जा सकता है, बताएंगे यशद लेपन क्या है अगली किसी वीडियो में। उस पर ग्रीस लगाई जा सकती है और ग्रीस लगा सकते हैं, उसका एनोडीकरण कर सकते हैं, क्रोमियम लेपन भी किया जा सकता है। क्रोमियम की परत उस पर चढ़ा दें, क्रोमियम लेपन कह सकते हैं इसे। और क्या किया जा सकता है, एनोडीकरण भी किया जा सकता है। एनोडीकरण, बहुत सारे प्रश्न इन चीजों से बनते हैं रेलवे आदि की परीक्षा में। एनोडीकरण के माध्यम से भी, तो देखिए तेल लगाने से, पेंट लगाने से, यशद लेपन से, ग्रीस लगाने से और क्रोमियम के लेपन से और एनोडीकरण के माध्यम से लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। सबसे ज्यादा पेपरों में आ जाता है यशद लेपन। ये किसकी परत चढ़ाई जाती है, यशद लेपन में जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहे के ऊपर, और जब जिंक की परत लोहे के ऊपर चढ़ जाती है तो उस पर जंग नहीं लगता है। अगर अंतिम क्वेश्चन है, सोने को शुद्ध करने में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो सोने को शुद्ध करने में जो प्रयोग किया जाता है वो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल सोने के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल सोने के साथ अभिक्रिया करता है, इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये सारे के सारे प्रश्न पेपरों में 10-20 बार पूछे गए, इसलिए इनको मैंने अपनी लिस्ट में तैयार किया है। मित्रों, आप इनकी वीडियोज बनाइए, आप इनके नोट्स बनाइए, इनको बार बार रटिए, बार बार रटिए, निश्चित रूप से ये आपको सफल बनाने में मदद करेंगे। मिलते हैं कल की वीडियो में। हिंदुस्तान जिंदाबाद।